हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा किसका ऊपर होगा? आज का सेशन जो मैं लेने वाला हूँ वो सेक्शन 22, 23 एंड 24 ऑफ CGST एक्ट लेने वाला हूँ, मतलब रजिस्ट्रेशन। आज मैं रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोविजन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक रिविजनरी लेक्चर होगा, जैसा आपको पता है। मैं पूरा एक GST का रिविजन लेक्चर का पूरा सीरीज तैयार कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर आप देख सकते होगे, और भी सारे चैप्टर्स का मैंने रिविजन लेक्चर अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैं आज GST का रिविजनरी लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। राइट। बहुत अच्छा फीडबैक रहा बच्चों का, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी इस वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है। आपके फ्रेंड्स को अगर नहीं पता इन वीडियो के बारे में कि ये रिविजनरी लेक्चर है, मैं 10, 12, 15 मिनट के अंदर में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो आप लोगों को समझ भी आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। ये बस रिविजन के तौर पर एक पुशबैक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स तक भी पहुँचा इस बात को। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आपको किस चीज़ के ऊपर में वीडियो चाहिए। विद दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, क्या करने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन, राइट। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर मैं सीधा रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन पे मैं नहीं जाने वाला। मैं आपको दो डेफिनेशन, दो टर्मिनोलॉजी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस, आप सभी को पता है प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है। सर, बिजनेस क्या है अपने को पता है, वो 4-5 स्पेशल एक्टिविटी, 4 नॉर्मल एक्टिविटी, वो जो है अब डिस्क्राइब किया गया है GST के अंदर में, वो बिजनेस है। लेकिन सर, ये प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? क्या प्लेस ऑफ बिजनेस बस वही बिजनेस प्लेस होता है जहाँ से हम लोग अपना सप्लाई कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। प्लेस ऑफ बिजनेस एक बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बहुत वास्ट टर्म है। उसका मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब हर वो वेयर हाउस होगा, स्टोर होगा, ठीक है, गोडाउन होगा, जहाँ पे आप अपने गुड्स को स्टोर करते हो, राइट, जहाँ से आप अपना बिजनेस को ऑर्डिनरली कैरी ऑन करते हो, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। सेकेंडली, अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हो, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। थर्डली, अगर आप अपने किसी एजेंट को अपॉइंट करते हो कहीं से सप्लाई करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अगर आपने अपॉइंट किया एक एजेंट, और वो एजेंट जहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वो बिजनेस प्लेस, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ही गिना जाएगा, राइट सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर में 3 कंस्टिट्यूएंट आ गए। पहला आपका खुद का नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप खुद सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वेयर हाउस हो गया, गोडाउन हो गया, स्टोर हो गया आपका, जहाँ पे आप गुड्स को स्टोर करते हो, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। सेकेंडली, अगर कोई ऐसा बिजनेस, एक कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अपना क्या कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। थर्डली फ्रेंड्स, अगर आप अपने एजेंट के द्वारा सप्लाई करवा रहे हो, तो एजेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, राइट सर। अब सर, एक और बात थी, टैक्सेबल पर्सन। लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। आप रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन का बीच में डिफरेंस नहीं जानते क्या? रजिस्टर्ड पर्सन कब होता है एक इंसान? रजिस्टर्ड पर्सन तब होता है जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन थोड़ा वास्ट है, ठीक है ना। वो क्या बोलता है? टैक्सेबल पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। वो रजिस्टर्ड हो या फिर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो, उसको टैक्सेबल पर्सन माना जाता है, टैक्सेबल पर्सन माना जाता है, राइट। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन उसको तभी माना जाएगा जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, राइट फ्रेंड्स। तो इसके साथ में हम लोगों ने अपना 2 डेफिनेशन कंप्लीट किया। ये 2 डेफिनेशन मैंने चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले इसलिए बता दिया क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बीच बीच में ये वर्ड्स आता रहेगा। मुझे, मेरे हिसाब से आपको ये वर्ड का जान लेना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानना, अगर नहीं पता था तो मैं बता दिया, ठीक है। चलो चलते हैं सेक्शन 22 के प्रोविजंस की तरफ में। और सेक्शन 22 क्या है? हु आर द पर्सन्स हु आर लाइबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। सेक्शन 22 हमें क्या बताता है? पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसमें से मैं लेता हूँ पहला सेक्शन, सबसेक्शन 1। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 हमें क्या बोलता है? एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, okay, provided his aggregate turnover in the current financial year exceeds 20 lakh rupees, except in case of a 4 special category states like Manipur, Mizoram, Tripura and Nagaland, where the limit is 10 lakh rupees। क्या बोल दिया सर, इतना बड़ा बड़ा क्या बोल दिया यार? ये कोई रटा रटाया डेफिनेशन नहीं है। आप भी पढ़ो, 4 बार 5 को चीज़ों को याद करो, पढ़ो, ठीक है। कंसेप्चुअली जब जिस दिन समझ जाओगे ना, वो ऐसा फ्लो निकलने लगेगा, राइट। देखो क्या बोल रहा है सेक्शन 22 का 1। वो कहता है कि एक सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर उस प्लेस ऑफ बिजनेस से, ठीक है, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, इफ़ इन करंट फाइनेंशियल ईयर उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना एक्सीड हो जाता है? 20 लाख। 20 लाख अगर एक्सीड होता है तो क्या हो जाएगा? उसको हर उस प्लेस पे हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन याद रख लेना, मैंने बोला कि 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। इन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट कितना है? जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, वो यहाँ पे 10 लाख है। सारे स्टेट्स में, सारे यूनियन टेरिटरी में क्या है? हमारा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख रुपीज़ है। मतलब अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट ये जो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है ना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपीज़ की। मतलब 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है इन स्टेट्स में तो आपको
रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट सर। अब सेक्शन 21 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ में सर आपका एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, अगर वहाँ पे आप रजिस्टर्ड थे तो यू विल बी लाइबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डेट से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब सर अपॉइंटेड डे का मतलब क्या होता है? सर अपॉइंटेड डे का मतलब होता है कि द डे फ्रॉम विच द प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट शैल कम इनटू फोर्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स। सेक्शन 121 सबसेक्शन 3, सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है सर? एवरी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन विच इज ट्रांसफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, सक्सेशन हो गया और अदरवाइज, ओके, तो ट्रांसफर और द सक्सेशन विल लाइबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। पैन चेंज हो गया, सिंपल बातों में पैन चेंज हो गया, आपने अपना बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया बाय वे ऑफ सक्सेशन, आपके बेटे को आपने ट्रांसफर कर दिया अपना बिजनेस, आप पापा हो, आपके अपने बेटे को क्या कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया। आप पापा हो, आपने अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया किसको, अपने बेटे को, ठीक है। यहाँ पे पैन चेंज हो गया नहीं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आई होप आपको पता है कि वो पैन बेस होता है, पैन चेंज हो गया तो या जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा या नहीं, तो इस केस में आपको क्या पड़ेगा, जो सक्सेसर है, ठीक है, जो ट्रांसफरी है, उसको एक नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 22 में, राइट सर। सेक्शन 22 अब सेक्शन 22 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है सर? देखो सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, अगर अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, ठीक है, तो अमलगमेटेड या डीमर्ज कंपनी को भी नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो गया, अमलगमेशन या डीमर्जर हो गया तो अमलगमेटेड या डीमर्ज कंपनी को भी यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लोग हैं जिनको दोज आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के तहत, राइट सर। अब यहाँ पे मैं 2 एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्लोज करना चाहूँगा, ठीक है, 2 एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये 2 एक्सप्लेनेशन आया था CBSE के द्वारा, ठीक है, उनमें उन्होंने बोला था कि देखो कोई अगर एजेंट है और एजेंट अगर सोच रहा है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो क्या करेगा, अपना एग्रीगेट टर्नओवर देखेगा, और एग्रीगेट टर्नओवर जब देखेगा ना तो CBSE ने यहाँ पे कहा कि वो तो अपना जितना सप्लाई किया है, ठीक है, वो सप्लाई को तो कंसिडर करेगा ही करेगा अपने एग्रीगेट टर्नओवर में, प्लस उसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में जो भी सप्लाई किया होगा ना उसको भी अपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेगा, कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। सेकंड क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया कि फॉर एग्जांपल कोई रजिस्टर्ड जॉब वर्कर था, प्रिंसिपल ने उसको काम दिया रजिस्टर्ड जॉब वर्कर को, और रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ने काम को कंप्लीट करके, गुड्स को कंप्लीट करके क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, सप्लाई कर दिया उसका। तो ये जो सप्लाई हुआ ना, ये सप्लाई किसके सप्लाई में जोड़ा जाएगा पता है? प्रिंसिपल के सप्लाई में। ये रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के सप्लाई में ये सप्लाई जोड़ा नहीं जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। एक बार और बता देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर था, उसको गुड्स मिला था काम करने के लिए, क्योंकि जॉब वर्कर क्या करता है, जॉब वर्कर मतलब क्या है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन्स गुड्स, ठीक है। तो क्या हो गया ना, गुड्स पे काम किया, गुड्स का कंप्लीशन हो गया, अब क्या हुआ, उसको उसने सप्लाई कर दिया, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ने गुड्स को सप्लाई कर दिया। अब सप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, ये सप्लाई किसके सप्लाई में जोड़ा जाएगा, किसके एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाएगा सर? ये जो सप्लाई जो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ने कर दिया वो प्रिंसिपल के सप्लाई में जोड़ा जाएगा, प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाएगा, राइट सर। वो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा नहीं जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, राइट। ये तो था सर सेक्शन 22। सेक्शन 22 हमें क्या बोला कि पर्सन्स हु आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट सर। सेक्शन 22 ने ये बोला। सेक्शन 23 क्या बोलता है सर? पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, राइट सर। तो सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 अगर मैं लूँ तो सबसेक्शन 1 के अंदर में 2 क्लॉजेस आते हैं। पहला, एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स और विच आर होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अगर आप ऐसा गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, अगर आप ऐसा गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई कर रहे हो, दोज आर नॉट लाइबल टू टैक्स, ठीक है ना, नॉन टैक्सेबल है। जैसे हो गया आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, दीज आर ऑल नॉट लाइबल टू टैक्स। तो इस केस में अगर ऐसा सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऐसा कोई सप्लाई कर रहे हो विच आर होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, नोटिफिकेशन लाया गया, उसको होली एग्जाम्ड कर दिया गया, अगर आप ऐसा सप्लाई में भी डील कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट सर। ये किसने बोला? सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 ने बोला, ठीक है। अब इसका सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए ने बोला कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो या फिर होली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरत है, ठीक है। क्लॉज बी ने क्या बोला कि एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ही सप्लाइंग द प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट क्या होता है सर? जो अपने लैंड पे काम कर रहा है, ठीक है ना, लैंड पे काम कर रहा है, खुद का लेबर से काम कर रहा है, उसके HUF काम कर रहा है, या फिर वो किसी को एम्प्लॉय कराया है उस लैंड पे काम करने के लिए और प्रोड्यूस रेस कर रहा है, और प्रोड्यूस जो रेस हुआ उसको क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कर रहा है तो यार एग्रीकल्चरिस्ट को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है फ्रेंड्स?
अब मैं बता दूं ये सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 एक स्पेशल पावर दैट इज गिवन टू गवर्नमेंट, स्पेशल पावर दैट इज गिवन टू गवर्नमेंट। ठीक है, स्पेशल पावर में क्या लिखा गया था, गवर्नमेंट को कहा गया था अगर आप चाहो तो किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो, किसी पर्सन को कह सकते हो कि ठीक है भैया आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन मत लो। ऐसा गवर्नमेंट को पावर दिया गया था सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के तहत। ठीक है, तो इस पावर को यूटिलाइज करके गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ऐसा कोई सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस का, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर रहा है और उस पर जो टैक्स है ना वो रेसिपिएंट पे कर रहा है हमेशा रिजर्व रिवर्स चार्ज में, वो ऐसा ही सप्लाई करता है, सप्लायर ऐसा ही सप्लाई करता है जिसका जो टैक्स है वो हमेशा रेसिपिएंट पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो ऐसा केस में सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो सेक्शन 23 खत्म होता है। इसके साथ ही में एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आपको मैं बता ही देता हूँ क्या है। देखो गवर्नमेंट ने बोला था कि देखो अगर एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड ओके इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख। ठीक है, क्या बोला, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई कर रहे हो और करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड नहीं करता है, इस केस में आपका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट है ना वो 40 लाख हो जाएगा, 10-20 लाख नहीं 40 लाख हो जाएगा, राइट सर। तो इसका कुछ एक्सेप्शन भी था। ठीक है, एक्सेप्शन मैं यहाँ पर डिस्क्लोज कर देता हूँ आपको। एक्सेप्शन क्या था, पहला एक्सेप्शन कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 का बेनिफिट कौन को नहीं ले, ये बेनिफिट ही तो है ना कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख नहीं 40 लाख का दिया जा रहा है अगर आप गुड्स में सप्लाई कर रहे हो, खाली गुड्स का सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो आपको ये बेनिफिट दिया गया। तो ये बेनिफिट का लाभ कौन कौन नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं। पहला, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 के अंदर में, तो भैया मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो उसको लेना पड़ेगा, उसको वो ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है, सेकेंडली बोल दिया पर्सन इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ टोबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट हो गया, आइसक्रीम हो गया, पान मसाला, अगर इनके सप्लाई में आप इंगेज्ड हो तो आपको ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्डली बोला गया पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़ के सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको ये बेनिफिट 40 लाख का नहीं मिलेगा, राइट। एंड फोर्थली कहता है अगर कोई पर्सन अपना इच्छा से इच्छुक हो गया यार सेक्शन 25(3) में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है, तो मैं क्या करूँ, उसका रजिस्ट्रेशन लेने का मन है ले, सेक्शन 25(3) में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है अगला तो लेने दो, उसको ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमने तो बेनिफिट दिया था, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो ये 4 लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, पहला मैं बता दूं जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 में वो नहीं ले सकता, दूसरा जो टोबैको आइसक्रीम एंड पान मसाला का सप्लाई कर रहा है वो नहीं ले सकता, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हो एक्सेप्ट आसाम जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश तो आप नहीं ले सकते इसका बेनिफिट। एंड फोर्थली कहता है पर्सन हु विशेस टू टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, तो याद रख लेना यहाँ पे उनको ये नोटिफिकेशन 10/2019 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मज़ा आया, राइट। हाँ, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 24 की तरफ। ठीक है, सेक्शन 24 की तरफ बढ़ते हैं और सेक्शन 24 क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आज के हमारा जो सेशन का लास्ट टॉपिक होगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से वो लोग हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 के अंदर में, राइट। तो देख लेना, पहला बोला गया पर्सन हु आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो भैया आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसका तो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो भैया आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरा, अगर आप बोल रहे हो कि मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा हूँ एंड आई एम हैविंग ए पैन एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ ई वे बिल, अगर आपके पास पैन है, ठीक है, और आप तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हो और आपने इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया, ठीक है ना, और आपके पास पैन है और आप ई वे बिल वाले रूट से जाना चाहते हो, ठीक है ना, आई होप आपको पता है ई वे बिल का क्या प्रोसीजर है, कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या है। अगर आप उस वाले वे से चलना चाहते हो तो ठीक है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसका 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। सेकंडली बोल दिया, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स करते हो एंड यू आर हैविंग ए पैन एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ ई वे बिल, तो सर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, राइट सर। मैं सेकंड पार्ट में आया। सेकंड पॉइंट कहता है कि सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है भैया, राइट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन याद रख लेना कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इफ आर मेकिंग
या फ्रेंड्स, तो मैं क्या बोल रहा था, CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, राइट। लेकिन अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ओके, एंड दे आर हैविंग ए पैन एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ ई वे बिल, तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, राइट। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है उसको तो भैया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, राइट। फोर्थली कहता है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 हो गया ना इको वाला, तो वहाँ पे भैया उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, राइट। फिर कहता है NRTP को, NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी क्या बोलना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो भैया उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर कहता है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, ओके, अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो भैया उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। फिर कहता है पैरा 3 शेड्यूल 1 वाले रजिस्टर, जो अपना एजेंट है ना, पैरा 3 शेड्यूल 1 याद आ रहा है, जो अपना इन्वॉइस इशू करते हैं, शेड्यूल 1 में था ना, शेड्यूल 1 का पैरा 3 जो अपना इन्वॉइस खुद इशू करेंगे, प्रिंसिपल के बिहाफ में सेल करेंगे, ठीक है, और अपना इन्वॉइस करेंगे, तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा, तो वो पैरा 3 शेड्यूल 1 वाले एजेंट के केस में जो वो एजेंट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, राइट। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। एवरी इको को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है यार, ठीक है। हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, तो इनको को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विसेज, OIDR का मतलब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, अगर आप सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया, ओके, हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इफ़ यू आर सप्लाइंग OIDR सर्विसेज, ठीक है। और लास्टली कहता है कि सच अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और जिनको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, हमको मानना पड़ेगा, राइट सर। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। आपको अच्छा लगा होगा। सेक्शन 22 में मैंने बताया कि पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 में मैंने बोला कि पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 में मैंने बोला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, राइट। तो मैंने आपको 2 डेफिनेशन पे डिस्कस करवा दिए, टैक्सेबल पर्सन का और अपना जो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, राइट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स तक को भी पहुँचाना, ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।